जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे लेख टाइम इज़ कम टू ड्रॉ न्यू लाइंस। ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आर्टिकल है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केम इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंदिरा गांधीज regime. Today the judiciary uses it widely and with contradictions. It needs to clearly define the idea. तो इसमें मुख्यतः बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है संविधान का, उसके बारे में डिस्कशन किया गया आर्टिकल में। तो पहले हम समझते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है क्या, लेकिन उससे पहले ये समझें कि संविधान का संशोधन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम संविधान के मूल ढांचा पर आएंगे, तो इस आर्टिकल को समझने में आसानी होगी। तो पहले हम देखते हैं कि संविधान का संशोधन ये क्या होता है। इसे थोड़ा पतला कर लें, ठीक है। ये संविधान का संशोधन किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन का संविधान, इसको संशोधित करना आसान है, वहीं यूएसए के संविधान में संशोधन करना कठिन है। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना कठोर। यानी ब्रिटेन का संविधान लचीला है, यूएसए का संविधान कठोर है। भारत का संविधान ना ही संशोधन करना ना ही आसान है, यानी कि ना ही लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको आसानी से संशोधित किया जा सकता है, यानी साधारण बहुमत के द्वारा। लेकिन कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनके लिए आर्टिकल 368 का यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे विधेयकों को कहा जाता है संविधान संशोधन विधेयक। तो उसको पारित करना थोड़ा कठिन होता है। अब राष्ट्रपति को हटाना है या उनको हटाना है, महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाना है, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को हटाना है, तो उसके लिए प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल हो जाती है। तो संविधान में संशोधन करने संबंधी बात अगर है, जैसे आर्टिकल 3 में संशोधन करना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य की बाउंड्री में चेंज करना है, नाम में चेंज करना है, तो वो साधारण बहुमत से हो सकता है। लेकिन 368 के द्वारा संशोधन करना है तो उसके लिए जटिल प्रक्रिया होती है। तो संविधान भारत का ना तो ब्रिटेन की तरह लचीला है और ना ही अमेरिका की तरह कठोर है, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। संविधान के भाग 20, तो भाग 20, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यह प्रावधान करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। यानी किसी भी प्रावधान में 3 बातें कर सकती हैं। एक परिवर्धन, यानी कि जो लिखा हुआ है कुछ और चीज़ उसमें ऐड कर देना, जोड़ देना। तो अगर जोड़ भी देते हैं तो संशोधन हो गया संविधान में। परिवर्तन करना, यानी उसको घटा देना, उसमें से कुछ चीज़ें कम कर देना प्रावधान को। या निरसन, यानी किसी प्रावधान को पूरी तरीके से हटा ही देना। जैसे आर्टिकल 35A, इसका क्या हो गया, निरसन हो गया है। आर्टिकल जो संपत्ति का अधिकार वाला आर्टिकल था वो उस स्थान से निरसित हो गया है और कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300A में उसको डाल दिया गया है।
तो इसमें परिवर्तन किया गया। और संशोधन मीन्स जैसे आर्टिकल 368 में ही संशोधन किया गया था, आर्टिकल 13 में संशोधन किया गया था, कुछ मतलब परिवर्तन किया गया, कुछ चीज़ें थी पहले से उसको जोड़ दिया गया। आर्टिकल 15 था, तो आर्टिकल 15 में जो पहले से बातें थीं उसमें आर्टिकल 15(4) और 15(5) इसको बाद में जोड़ दिया गया, तो इसमें परिवर्तन हो गया। तो संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हों। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले 1973 में दी गई थी। अब संशोधन की प्रक्रिया देखते हैं। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीके से उल्लेख किया गया है। तो 8 चीज़ें हैं। पहला, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा, राज्य विधानमंडल में नहीं। तो 368 के तहत प्रावधान ये है कि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक अगर लाना है तो संसद में ही लाया जाएगा। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, लेकिन उसको राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता है। दूसरी बात, तो संसद में ही लाया जा सकता है, विधानमंडल में नहीं। पहली बात ये। दूसरा, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो ऐसे प्रकार के विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो इसे मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों ला सकते हैं और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है। 110 आर्टिकल में जो धन विधेयक बताया गया है, धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। यह अनुच्छेद 117 का क्लॉज 1 से संबंधित जो विधेयक लाए जाते हैं उसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ज़रूरी होती है। परंतु 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता भी नहीं होती है। तीसरी बात, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान, मतलब पूरे सदन का बहुमत क्या है। जैसे मान लो कि 543 को सदस्य का सदन का स्ट्रेंथ है लोकसभा में, तो इसका बहुमत यानी आधे से ज़्यादा, यानी हम कह लें कि 222 272 का 73 कर लें, तो 273 कम से कम लोग उपस्थित हों और फिर इसका 2/3 बहुमत, तो इसका 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास कर दें तो माना जाएगा कि लोकसभा से पास हो गया। ऐसे राज्यसभा है, तो राज्यसभा में 245 लोग हैं, तो 245 में से कम 143 लोग उपस्थित हों, बहुमत में उपस्थित हो गए। अब इस बहुमत का 2/3 उस पर मतदान कर दें कि संशोधन होना चाहिए, तो जाके संशोधन हो सकता है। चौथा, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। तो
तो संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक जो है वो आर्टिकल 108 के तहत की जाती है। अगर कोई साधारण विधेयक है वो किसी एक सदन से पारित नहीं होता है तो संयुक्त बैठक करवा सकते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आदेश दे सकते हैं और उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और वहाँ से बहुमत के आधार पर पारित हो जाता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है। आर्टिकल 117 के क्लॉज 1 के अधीन पारित कोई विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है। ठीक है। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से, यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत नहीं, सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी कि 50 से ज़्यादा लोग उस पर मत दे दें। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। छठा, संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। फिर राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाया है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति क्या संविधान संशोधन विधेयक को रोक सकता है, पॉकेट वीटो कर सकता है और पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? तो नहीं, राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और ये बात लाया गया था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाया है। तो 24वां संविधान संशोधन विधेयक 1971 के तहत राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर और मुद्दों पर नहीं, संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाया है। 8वां, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है जिसे कहा जाता है संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। यह है प्रक्रिया। संशोधन की प्रक्रिया 8 चरणों में होती है इस प्रकार से। अब संशोधनों के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के संशोधन होते हैं? अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। ये हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा। ठीक है, लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते। तो अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। देखते हैं विस्तार से। तो इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। एक, संसद के साधारण बहुमत से,
दूसरा संसद के विशेष बहुमत से, और तीसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के द्वारा। तो साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों, कम से कम आधे राज्यों की साधारण बहुमत की संस्तुति के द्वारा 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। अब एक एक देखते हैं। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल हैं क्या क्या चीज़ें? तो संसद में मतलब संविधान में साधारण बहुमत के द्वारा और 368 से स्वतंत्र होकर के जो संशोधन करने की शक्ति है उसमें 18 विषय हो सकते हैं। एक, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, यानी वह आर्टिकल 3 से संबंधित जो बातें हैं। आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा, विधि बना करके, विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। फिर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकते हैं, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये सारी बातें आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। चलिए, कुल मिला के आर्टिकल 3 के तहत जो संशोधन होते हैं वो उसके लिए आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं है। तो नए राज्यों का प्रवेश, अच्छा, नए राज्यों का प्रवेश जो है ये आर्टिकल 2 में है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। नया राज्य ही बना दिया, ऐसा कर सकेगी। तो ये आर्टिकल 2 में है। और आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 में है। तो ये भी साधारण बहुमत से होता है। फिर राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, दूसरी अनुसूची जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए परिलब्धियां या भत्ते, विशेषाधिकार आदि हैं, उसमें संशोधन करना है। दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है तो वो भी साधारण बहुमत से होता है। संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना,
राजभाषा का प्रयोग, तो राजभाषा का प्रयोग अगर करना है तो ये भी साधारण बहुमत से हो सकता है। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण जिसको परिसीमन कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, पांचवी में है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और छठी अनुसूची में है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ये सारे विषय हैं संसद के साधारण बहुमत द्वारा। अब संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के, यानी दो शर्तें होनी चाहिए। विशेष बहुमत में होता है दो शर्तें। पहला, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत हो, जैसे 545 का स्ट्रेंथ है तो कम से कम 273 उपस्थित हों, आधे से ज़्यादा उपस्थित हों, और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। तो 273 जो उपस्थित हैं इसका 2/3 लोग पास करें। कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे उसमें रिक्तियां या अनुपस्थिति हो। स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। इस तरह की संशोधन व्यवस्था में शामिल हैं मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं हैं। यानी जो साधारण बहुमत वाले हैं उसको छोड़ दें, और जो संसद की विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा जो होते हैं उनको छोड़ करके तो सारे विधेयक जो पारित होंगे वो संसद की विशेष बहुमत द्वारा ही पारित होंगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, जैसे कि भाग 3, भाग 4 मूल अधिकार और डीपीएसपी। फिर तीसरा प्रकार का संशोधन संसद की विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य, आधे से अधिक हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। यदि एक, कुछ या बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ये बात है कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कितने दिन में वो विधानमंडल से संस्तुति दें, साधारण बहुमत से संस्तुति दे दें, ये निर्धारित नहीं है समय सीमा। तो कौन कौन से उपबंधों में संशोधन किया जाता है? इस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार। तो जहां जहां संघीय ढांचा है, जैसे राष्ट्रपति संघीय ढांचे का प्रतीक है, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन होना है तो राज्यों से भी संस्तुति लेना जरूरी है। दूसरा, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी के शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन,
यानी अनुसूची 7 से संबंधित संशोधन करना हो तो। वस्तु और सेवा कर परिषद, अच्छा वस्तु और सेवा कर परिषद जो बनाया गया था वो 101वें संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 279 ए जो है, अनुच्छेद 279 ए, ये संबंधित है जीएसटी काउंसिल से, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद भी क्या है, संघीय कर है। इसमें संशोधन करना है तो आधे राज्यों का संस्तुति भी चाहिए होता है। 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, यानी अनुच्छेद 368 में ही संशोधन करना है कुछ, तो आधे राज्यों की संस्तुति चाहिए। अब संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्या है, आलोचनाएं। आलोचकों ने संविधान संशोधन प्रक्रिया के निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की है। संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा अमेरिका या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। तो संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे कि संवैधानिक सभा, अमेरिका में होता है संवैधानिक सभा बनाई जाती है, वो संवैधानिक सभा संशोधन करेगी फिर वो भंग हो जाएगी। संवैधानिक सभा या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है, तो यह आलोचना का विषय माना जाता है। संसद को संविधायी शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों को। कहने का तात्पर्य है कि बहुत आसान बना दिया, अमेरिका की तरह कठिन नहीं बनाया, कठोर नहीं बनाया कि संवैधानिक सभा या संवैधानिक परिषद का गठन हो, वो उसको पारित करे और बहुत तगड़ा उसमें बहुमत चाहिए हो, तो इतना कठोर नहीं किया गया। ये आलोचना का एक बिंदु कुछ आलोचक मानते हैं। दूसरा, संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। हाँ, यहाँ भी संसद इसे या तो पारित कर सकती है या नहीं, या इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। अमेरिका में भी कांग्रेस अमेरिकी विधायिका द्वारा 2/3 राज्य विधानमंडलों की याचिका पर संवैधानिक सभा द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अमेरिका में संशोधन करना हो तो अगर 2/3 राज्य संस्तुति दे दें तो संशोधन हो जाता है। भारत में राज्य की भूमिका नहीं है, राज्य की भूमिका वहीं पर है जहाँ पे संघीय ढांचे का मामला हो, वो भी खाली आधे राज्यों की संस्तुति वो भी साधारण बहुमत से, यानी राज्यों की भूमिका को कम किया गया है भारत में। ये कुछ लोग आलोचना का विषय मानते हैं, हालांकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये सही है। तो संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकते। यानी राज्य का विधान परिषद अगर भंग करना है या निर्माण करना है तो उसका प्रस्ताव पहले वह राज्य लाएगा, वह उस राज्य की विधानसभा लाएगी। राज्य की विधानसभा अगर प्रस्ताव लाती है विधान परिषद समाप्त किए जाए तो उसके बाद ये प्रक्रिया 368 के तहत संपन्न होगी संसद में। तो विधान परिषद का गठन या निर्माण करने संबंधी संविधान में संशोधन करना हो तो उसके लिए प्रक्रिया का शुरुआत संबंधित राज्य की विधानसभा करेगी या विधानमंडल करेगी। यहाँ भी संसद इसे या तो पारित कर सकती है, अब विधान परिषद को गठन करना है या समाप्त करना है तो प्रस्ताव तो पारित हो गया विधानमंडल में, लेकिन
इस प्रस्ताव को संसद पारित कर सकती है या नहीं कर सकती है, या इस पर कोई कार्यवाही न करे, ऐसा भी कर सकती है। संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। तो वही चीज़ कि राज्य की शक्ति जो है सीमित है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति भी आवश्यक होती है, वह भी उनमें से आधे की, जबकि अमेरिका में यह 3/4 होता है। तीन चौथाई राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। संविधान ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की। हाँ, ये समय सीमा निर्धारित नहीं है, ये एक आलोचना का विषय है। वह इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य इसे वापस ले सकता है। 5वां, किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी आलोचना का विषय है। दूसरी तरफ एक साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है। केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद से उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक, यानी कि बहुत लचीला है। किसी किसी मुद्दे पर, या कम से कम 18 मुद्दे तो हैं ही जहाँ पर लचीला है संशोधन करने की प्रक्रिया, तो वो आलोचना का विषय है। फिर संशोधन प्रक्रिया से संबद्ध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, अतः इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं। तो आलोचना के विषय में पहला कि विशेष निकाय नहीं है, जैसे कि अमेरिका में संवैधानिक सभा। दूसरा, शक्ति संसद में निहित है। विधान परिषद को गठित या विघटित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विधानमंडल ला सकती है, वो भी उस प्रस्ताव को संसद माने या ना माने या रोक ले, तीनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। फिर कुछ ही मामलों में जो संघीय ढांचे से संबंधित संशोधन होते हैं उनमें ही राज्यों की सहमति, संस्तुति जरूरी होती है, रिकमेंडेशन खाली जरूरी होती है, रेटिफिकेशन वो भी खाली आधे राज्यों का, वो भी साधारण बहुमत से। फिर समय सीमा निर्धारित नहीं है राज्यों की, ये संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, और प्रक्रिया आसान है। ये चीज़ आलोचना के विषय है। इन कमियों के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता कि प्रक्रिया साधारण व सरल है और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि उसे सत्तारूढ़ पार्टी अपने हिसाब से परिवर्तित करा ले, न ही उसे इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तनों को भी स्वीकार न कर पाए। केसी वेयर ने ठीक ही कहा है, लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। तो केसी वेयर ने कहा है लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। तो प्रीलिम्स में पूछ ले कि भारतीय संविधान लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है, किसने कहा? तो केसी वेयर ने कहा। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा, हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना अस्थायी हम इसे बना सकते हैं, और संविधान में कुछ भी अस्थायी नहीं है। फिर इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप संविधान को कठोर और अस्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोकते हैं। इसी तरह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में महसूस किया कि सभा ने इस संविधान पर किसी अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से स्वयं को दूर रखा है। ऐसा उसने कनाडा की तरह लोगों को संविधान संशोधन का अधिकार न देने अथवा अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद
संशोधन प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखकर किया है, बल्कि संविधान संशोधन हेतु सरल प्रक्रिया बनाई है। केसी वेयर भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के प्रशंसक हैं। वे कहते हैं, संशोधन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है। ग्रीनविल ऑस्टिन के अनुसार संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है। यद्यपि यह बहुत जटिल है, यह काफ़ी विविध गुण वाला है। तो इस तरीके से हमने देखा संविधान संशोधन की बातें। अब देखते हैं संविधान की मूल संरचना का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसके तत्व क्या हैं। दो चीज़ें। तो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, यह विषय संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है या नहीं, यह विषय संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। हम जानते हैं कि विशेष बहुमत के द्वारा फंडामेंटल राइट में संसद संशोधन कर सकती है। तो शंकरी प्रसाद मामले 1951, शंकरी प्रसाद मामला 1951, शंकरी प्रसाद मामले 1951 में पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई। तो पहले संशोधन अधिनियम 1951 में संपत्ति के अधिकार को में कटौती की गई थी। तो इससे संबंधित शंकरी प्रसाद मामला गया, केस गया। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। तो संसद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। अनुच्छेद 13 में विधि यानी लॉ शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां ही आती हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि संसद कोई ऐसा विधि नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को सीमित करता हो, लेकिन वो विधि ऐसा नहीं बना सकती। अब क्या संविधान संशोधन विधेयक एक विधि है? जैसे संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया पहले संशोधन से संसद ने, यानी विधि बनाई और विधि बना करके एक मूल अधिकार को खारिज कर दिया, निरसित कर दिया। तो केस हुआ शंकरी प्रसाद केस, और कहा गया कि क्या आर्टिकल 368 के तहत मूल अधिकारों को सीमित कर देना वो आर्टिकल 13 के तहत क्या ऐसी विधि नहीं है जिसको सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 368 के तहत बनाई गई विधि वो संविधान संशोधन विधेयक है, वो आर्टिकल 13 से जुदा है, आर्टिकल 13 से भिन्न है, आर्टिकल 13 के दायरे से बाहर है। यानी कि ये वैसी विधि नहीं है जो सीमित नहीं कर सकती है। 368 के तहत सरकार मतलब संसद मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है, ये निर्णय दिया। ठीक है। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां कानून ही आती हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम या संवैधानिक नियम नहीं आते। भाव ये है कि ये विधि नहीं है, ये संविधान संशोधन विधि है।
और संविधान संशोधन विधि ला करके मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तो आर्टिकल 13 के अधीन 368 नहीं है, आर्टिकल 13 अलग है, 368 अलग है। आर्टिकल 13 के तहत सामान्य विधियां आती हैं, लेकिन 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक आता है। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकारों को वापस ले सकती है। ये रहा पहला केस। फिर पुनः सज्जन सिंह केस 1964। पुनः सज्जन सिंह केस 1964 में उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त मत की फिर से पुष्टि की। दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत बनाया गया एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ में कानून नहीं है। यानी वही शंकरी प्रसाद केस को ही दोहरा दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत बनाया गया एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ में कानून नहीं है। लेकिन गोलकनाथ मामले 1967, गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहली वाली स्थिति बदल दी। इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम 1964, ठीक है, अब 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 एक बना था, उसकी वैधता को चैलेंज किया गया कोर्ट में गोलकनाथ मामला 1967 के रूप में। तो 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर यानी ट्रांसेंडेंटल तथा अपरिवर्तनीय इम्यूटेबल स्थान प्राप्त है। इसीलिए संसद मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है, न किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। ठीक है, गोलकनाथ मामले में पलट दिया मामला। कहा भैया कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर, ट्रांसीडेंटल तथा अपरिवर्तनीय इम्यूटेबल स्थान प्राप्त है। इसीलिए संसद मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है, न किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। ये कह दिया। तो शंकरी प्रसाद केस में कहा कि संशोधन कर सकती है, 368 के तहत संशोधन कर सकती है और वो आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं होगा। फिर गोलकनाथ उसमें सज्जन सिंह मामले 1964 में भी यही बात दोहराई कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन आर्टिकल 13 के तहत विधि नहीं है। लेकिन गोलकनाथ मामले में 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 को की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें कुछ कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर यानी ट्रांसेंडेंटल और अपरिवर्तनीय यानी इम्यूटेबल शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसलिए संसद उसमें ना तो कटौती कर सकती है और न ही उसको वापस ले सकती है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत देखिए, संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है और इसीलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। ये हो गया। गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संविधान संशोधन कर दिया। 24वां संविधान संशोधन कर दिया इस गोलकनाथ निर्णय को काटने के लिए। तो देखिए 24वें संशोधन में क्या कर दिया। 24 मतलब गोलकनाथ मामले में ये हो गया कि अब तो
मौलिक अधिकारों को सीमित या वापस नहीं कर सकते। तो संसद के सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के को पलटने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया 1971 में। 1971 में अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। ये लिखवा दिया अनुच्छेद 368 में और ऐसी भाषा अनुच्छेद 13 में लिखवा दिया कि अनुच्छेद 13 में जो विधि है वो संविधान संशोधन विधि नहीं माना जाएगा। मतलब संविधान संशोधन वाली विधेयक जो है वो अनुच्छेद 13 के आशय के अधीन विधि नहीं माना जाएगा, ऐसा इसमें लिख दिया। फिर आया मामला केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती मामला 1973 ये आया। में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट ओवररूल कर दिया। इसने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया, संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। तो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती हैं, लेकिन किसी ऐसे मौलिक अधिकार या संविधान के किसी ऐसे प्रावधान में को सीमित या संशोधित या कम नहीं कर सकती, निरसित नहीं कर सकती जो संविधान के मूलभूत ढांचा के खिलाफ हो। संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी मामले 1975 में पुनः पुष्टि की गई। इंदिरा गांधी मामला आया था 1975 में, इसमें पुनः पुष्टि करी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम 1975, 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। तो 39वें संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया था कि प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष संबंधी उनके निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद न्यायालय के दायरे से बाहर रहेंगे। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये तो गलत है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ऐसा कोई भी अधिनियम वो मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। उनतालीसवें संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। ठीक है। पुनः न्यायपालिका द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में
संसद ने 42वां संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। देखो, 42वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 में संशोधन करके कह दिया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। कोई भी विधि बना करके कुछ भी संशोधन कर सकती है। मूल ढांचे का उल्लंघन ये सब नहीं, गलत बात है। और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी संविधान संशोधन विधेयक को चुनौती नहीं दी जा सकती कोर्ट में, ऐसा लिखवा दिया 1976 में। किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों ना हो। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल मामले 1980 में इस प्रावधान को अमान्य कर दिया। जो पुनर्विलोकन की शक्ति है उसको मूल ढांचा घोषित किया गया मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में। 1975 में जो आया था, जिसमें 39वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जिसके तहत प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर रखा गया था, उसको अमान्य कर दिया था। तो इंदिरा गांधी मामला संबंधित है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से, कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल ढांचा है। ऐसे ही जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसमें कहा गया कि 368 के अधीन संसद कोई भी कानून बना सकती है, संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है और संविधान संशोधन वाले कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस वाले संशोधन को 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है। अनुच्छेद 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी, क्योंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है। संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकते। वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, अतः इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकते, अथवा संविधान को रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकते। सीमित शक्ति का आदाता उपभोगकर्ता उस शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता। पुनः मिनर्वा मिल में तो 42वां संशोधन का ये कह दिया कि न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति है, मूल ढांचा का हिस्सा है। फिर वामन राव केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती मामले में फैसले के दिन के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर लागू होगा, बशर्ते कि इसमें संविधान की मूल संरचना प्रभावित न हो। तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना है कि मूल संरचना के घटक कौन से हैं। तो ये चुनौती है कि मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के घटक कौन कौन से हैं। हालांकि विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि ये है मूल संरचना, ये है मूल संरचना। तो कुछ लिस्ट हैं, जैसे 20 पॉइंट हैं जो कि मूल संरचना के घटक हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र,
विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों तथा नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सार तत्व, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां। अनुच्छेद 226, 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति। ये सारे हैं, फिर से देखें। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों तथा नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की शक्ति, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सार तत्व, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार। अब विभिन्न मामलों में कौन कौन से मूल ढांचे के हिस्से माने गए हैं। जैसे केशवानंद भारती मामले में संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, ये भी 73 में आया था, संविधान का संघीय चरित्र, भारत की संप्रभुता एवं एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, संसदीय प्रणाली, ये सब केशवानंद भारती केस में आया था। इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 चुनावी मामला के नाम से विख्यात है ये। इसमें न्यायिक समीक्षा को माना गया मूल ढांचा है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर्निहित है। फिर कानून की सरकार, लोगों की सरकार नहीं, अर्थात कानून का शासन होना चाहिए। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में न्यायिक समीक्षा को, और इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकारों एवं नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन, और संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड मामला 1980 में न्याय तक प्रभावी पहुंच को माना गया मूल ढांचा। भीम सिंह जी मामला 1980 में कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय। एसपी संपत कुमार मामला 1986 में कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा। पी संबा मूर्ति मामला 1986 कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन मामला 1991 अनुच्छेद 32, 136, 141 तथा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। इंदिरा साहनी मामला 1992 मंडल मामले के रूप में चर्चित, कानून का शासन। कुमार पद्म प्रसाद मामला 1992 न्यायपालिका की स्वतंत्रता। किहोतो होलोहन 1992 दल बदल मामले के रूप में चर्चित, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्यात्मक ढांचा। फिर रघुनाथ राव मामला, समानता का सिद्धांत, भारत की एकता अखंडता। एसआर बोमई मामला 1994 संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता अखंडता, सामाजिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, 6 चीज़ें। एल चंद्र कुमार मामला 1997 उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत शक्तियाँ। इंदिरा साहनी मामला 2 1999 समानता का सिद्धांत।
ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामला 2001 स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली। कुलदीप नायर मामला 2006 लोकतंत्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। एम नागराज मामला 2006 समानता का सिद्धांत। IR कोएल्लो मामला 2007 नवी अनुसूची मामले के रूप में चर्चित। कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा, समानता का सिद्धांत। राम जेठ मलानी मामला 2011 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। नमित शर्मा मामला 2012 व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। मद्रास बार एसोसिएशन मामला 2014 न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। तो इस प्रकार से ये संशोधन और मूल ढांचा हमने देखा। अब आर्टिकल में आते हैं। Some court judgments have an outsized impact on jurisprudence because they seem to hint at something profound. One such judgment, delivered by a massive 13-member constitutional bench in 1973, came in the Keshwanand Bharti case. The bench said inter alia that there are something in the constitution that even parliament cannot change. The judgment introduced the concept of basic structure, something that is now so widely used in so many cases that it has lost all meaning. यानी अब मूल ढांचा शब्द जो है कई सारे केस में यूज़ किया जा रहा है, जिससे मूल ढांचे का सिद्धांत अपना अर्थ खोते जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। द इशू इज़ नॉट whether there should be limits to what parliament can do, but whether the judiciary itself should not set limits on how far it can stretch the meaning of the term basic structure. जैसे संविधान की सर्वोच्चता 1973 में ही कहा गया, संविधान की सर्वोच्चता बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब संविधान की सर्वोच्चता से भी ऊपर मूल ढांचा का सिद्धांत हो गया है, तो संविधान की सर्वोच्चता तो गायब हो गया, मूल ढांचे का सिद्धांत प्राइमरी हो गया। मूल ढांचा ही डिसाइड करेगा कि संविधान में सर्वोच्च क्या चीज़ें हैं। तो ये सब इसके आलोचना के आधार हो जाते हैं। संविधान की मूल संरचना के आलोचना के आधार क्या हैं, ये दिया नहीं गया है एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक में, जो 7वां संस्करण है। खैर, टू डेट इट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एनी काइंड ऑफ क्लैरिटी ऑन दिस डिस्पाइट यूजिंग द टर्म टू जस्टिफाई वेरियस जजमेंट। अब जैसे यही लें, जो 99वां संविधान संशोधन आया था 2014 में, और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 आया था। इन दोनों को फोर्थ जजेस केस 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया, नल एंड वाइड घोषित कर दिया। तो यहाँ पे दिखता है कि एक तंत्र, एक ढांचा जो सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम सिस्टम को कोलैप्स करके कुछ नया सिस्टम ला रही थी जिसमें कुछ इनोवेशन होते हैं, तो वो कार्यपालिका का या विधायिका का न्यायपालिका के ऊपर हस्तक्षेप हो रहा है, ऐसा आरोप लगा करके, और शक्ति का पृथक्करण नहीं हो पाएगा, कार्यपालिका का हस्तक्षेप होगा तो दबाव होगा, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आधार बना करके कार्यपालिका विधायिका का अपने शक्ति का मिसयूज़ करने का आरोप लगा करके और मूल ढांचे का उल्लंघन बता करके इसको घोषित कर दिया कि ये असंवैधानिक है। तो ये कुछ आलोचक मानते हैं कि ये जो निर्णय था कोर्ट का वो असंवैधानिक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उल्लंघन
या हम कह लें कि अतिशय प्रयोग किया गया था। In May, while ruling in favor of Delhi government about its powers over the bureaucracy, the top court said democracy and federalism were part of the basic structure. But consider the implications. Does this mean that federalism is only about center and states, and not states and local bodies? Can a municipal body go to court demanding autonomy since federalism is part of the basic structure? Parliamentary democracy is our adopted form of government. But if this is defined as part of the basic structure, while it prevents a future polity from adopting the presidential form of government, the issue hit the headlines again when Center introduced a bill earlier this month. मतलब कि राज्य को शक्ति प्रदान की गई दिल्ली सरकार को, लेकिन उसको खारिज करते हुए केंद्र ने फिर से कानून ला दिया। अब जो राज्य को शक्ति प्रदान की गई थी उसमें कोर्ट ने कहा कि फेडरलिज्म जो है वो मूल ढांचे का हिस्सा है, तो दिल्ली सरकार को डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म का आधार बनाते हुए उसको अधिकार देने की बात कही। लेकिन संसद ने तो कानून पारित करके उसके डिसीजन को पलट दिया। अगर मूल ढांचा ही होता तो उसके निर्णय को पलट सकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन संशोधन कर दिया। तो मूल ढांचे का सिद्धांत बोलते रहने से उसका कार्यपालिका या विधायिका के ऊपर जब फर्क नहीं पड़ रहा है तो अपने आप में मूल ढांचे का सिद्धांत मीनिंगलेस हो गया। A former Supreme Court Chief Justice Ranjan Gogoi suggested that the idea of basic structure is debatable. The current Chief Justice dismissed Gogoi's statement as mere opinion when this was brought to his notice. Earlier, he had gone on record to say that basic structure is the north star of jurisprudence. ध्रुव तारा है। If two contemporary judges, past and present, can have such diverse views on the basic structure, isn't it time Supreme Court took a final call on it by explaining what it really means and when it can be brought into an argument? Some history will help us here. When the Keshwanand verdict was given in April 1973, it came with a मार्जिनल मेजॉरिटी ऑफ 7-6 यानी बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा जो सिद्धांत है वो अपने आप में 7-6 से आया था। 7 लोग फेवर में थे इसके, तो 6 लोग फेवर में नहीं थे। नॉट ओनली दैट 13 जजेस प्रोड्यूस्ड 11 सेपरेट जजमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर T.R. Andhyarujina, the effective takeout of the judgment that Parliament did not have the power to amend the basic structure did not emerge from the 11 judgments. From these 11 judgments. In fact, this consensus was manufactured by the then Chief Justice S.M. Sikri, who was due to retire after this judgment, by producing a 6-point view of the majority in open court, in which proposition 2 held that Article 368 does not enable Parliament to alter the basic structure or framework of the Constitution. This summary view of the majority was not part of the judicial order signed by all 13 judges on the bench, but was produced in open court by CJI Sikri for the judges to sign. 4 of them refused to do so. One can call this a smart management of a complex judgment that few would have been able to understand in its entirely, but the simple point in this, the basic structure concept did not emerge from this judgment
and its frequent use to prompt judicial interventions is wrong unless this whole idea is explained fully by another constitutional bench, preferably one with as many judges as the Keshwanand one. It is also worth noting the political context in which this judgment came. Indira Gandhi was at the peak of her power and keen to rush through amendments to empower the executive in its social agenda. The judiciary was divided between progressives and conservatives, and the need to put a brake on executive power was seen as important by some. That was the context in which the basic structure rabbit was pulled out the judicial hat. But extraordinary situations make for bad law. The basic structure idea was a product of its time and needs to be re examined and clarified for our time. Consider also some common sense basic features that the judiciary has chosen to sideline. Checks and balances should be a part of the basic structure of the Constitution. How then did the Supreme Court arrogate to itself the right to appoint all judges to the higher judiciary? हाँ भाई, कॉलेजियम वाला मामला. How did the judiciary junk the National Judicial Appointment Commission as unconstitutional, a case in which it was itself an interested party? A dissenting judge in the NJAC case, Justice J. Chemleshwar, said that the independence of the judiciary does not cease merely because the Chief Justice is not the primary mover in the appointment of judges. He held that the primacy of the Chief Justice's opinion is not a basic structure of the Constitution. It would be enough if the judges on the NJAC panel had the power to reject any candidate favored by the rest. Again, one can presume that the basic structure was something that emerged from the thinking of the Constituent Assembly, which drew up the document. But one feature was never there in the original Constitution, the chapter on fundamental duties. It was inserted in 1976 as Article 51A, and it lists 11 fundamental duties of citizens to balance their rights under Article 12 to 35. In theory, fundamental duties should also be enforceable. In theory, fundamental duties should also be enforceable, but they seldom are. Can a provision inserted a quarter century after the initial constitution was adopted be considered a part of the basic structure? If yes, clearly the basic structure can clearly be expanded or contracted at will. If no, isn't it a problem where only rights now from the constitution and not obligations? Can anyone have rights without responsibilities? बहुत अच्छे अच्छे तर्क दिए वैसे लेखक ने. These are questions a new constitutional bench must answer by clarifying what constitutes basic structure and what are the lines both parliament and the judiciary must not cross. In the absence of this clarity, basic structure is not any different from a constitutional code enacted by the judiciary. तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन. पूरा देखने के लिए धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद.